आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे दुनिया के बदलते मंजरनामे पर उभरती हुई इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। ये दुनिया जानती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इकोनॉमिक लिहाज से देखा जाए तो हम 2020 में दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। परचेजिंग पैरिटी के लिहाज से भी तीसरे सबसे बड़े इकोनॉमी होने के साथ साथ 3 ट्रिलियन यानी 3 खरब से भी ज़्यादा की हम इकोनॉमी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का टारगेट रखा है, उस तरफ हम तेज़ी से बढ़ती हुई वाइब्रेंट इकोनॉमी भी हैं। यही वजह है कि दुनिया हमारी तरफ अब उम्मीद भरी नज़रों से देखती है और हम दुनिया को दोस्ती, भाईचारा और कॉपरेशन के साथ साथ अमन चैन का भी पैगाम देते हैं। लेकिन आज के बदलते हुए हालात में ये जानना भी काफ़ी दिलचस्प है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी तेज़ रफ्तार से उभर रही है। और इसी की बारीकियों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज 3 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे हम आपको मिलवाते हैं। एम्बेसडर सुनील लाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सुनील लाल जी। थैंक यू। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय भारद्वाज मौजूद हैं। संजय जी वेलकम। और IDSA के रिसर्च फेलो डॉक्टर मुदस्सिर कमर, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू द स्टूडियो सर। पहला सवाल मैं सुनील लाल जी आप ही से जानना चाहती हूँ। और ब्राज़ील और स्पेन में आप एम्बेसडर के तौर पर रहे हैं, तो वैसे में बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे जो हम समझेंगे वो ये कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के इमरजेंस की जब हम बात कर रहे हैं, ये आपके नज़रिए से हम समझना चाहते हैं कि आप इसको कैसे देखते हैं ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव में। आज की तारीख में जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि वर्ल्ड में ये कोविड की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो गया है इकोनॉमी पर। और जो 5 ट्रिलियन की आप बात कर रहे हैं, जो हमारा मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, अब उस पे काफ़ी प्रभाव होगा। और ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप 5 ट्रिलियन जो 5 साल में करना चाहेंगे, क्योंकि कोविड ने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को काफ़ी बुरी हालत पे लेके आ गई है। तो फॉरेन पॉलिसी जो है, जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आप कंस्ट्रक्टिव रोल बहुत चीज़ों में प्ले नहीं कर सकते। पर यह है कि इंडिया ने जो अब तक किया है, इंडिया एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री रहा है वर्ल्ड अफेयर्स में, और वो सब तो रहेगा। पर आगे के लिए प्रॉब्लम ये है कि चाइना में कोविड शुरू हुआ, US को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, US चाइना के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन शुरू हो गई है। US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक बहुत बड़ा रीज़न है। और अब काफ़ी ओवरऑल लोगों को डिसाइड करना है, चूज़ करना है कि आप किसकी साइड में हैं। और ये चूज़ नहीं किया जा सकता। इंडिया जैसे देश को बहुत कुछ सोचना है इसके बारे में। एंड मेजर प्लेयर्स को भी कोई ज़ीरो सम गेम वाली बात नहीं होती। तो ये है ओवरऑल पर्सपेक्टिव। बट इकोनॉमी सफ़र की है और उसके लिए बहुत कुछ करना होगा। पूरा रीजन सफ़र कर रहा है और इंडिया को एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। संजय भारद्वाज जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि JNU में आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ाते हैं, उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे ये समझना कि दुनिया की एक तो सबसे बड़ी ताकत अमेरिका अब तक भी कहा जाता है, और अमेरिका से इमर्ज करती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और दूसरा पास पड़ोस की कंट्रीज़ के साथ इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक जो कॉपरेशन है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मोटे तौर पे अगर हम देखते हैं भारत की जो विदेश नीति में, तो 3 तरीके के ट्रेंड साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पहली बात की जो आपने कहा कि भारत की अमेरिका के साथ एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है। और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खाली भारत के साथ नहीं, अमेरिका के साथ मिलकर जो दूसरे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, वहाँ पर भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका की देखने को मिलती है। खासकर जब हम बात करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में जाते हैं, तो क्वाड
एक बन रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका साथ आके एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। वहीं पर ही आप दूसरी तरफ जाते हैं तो आप पाते हैं कि वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी भारत का पर्टिकुलरली सऊदी अरबिया और यूएई के साथ में काफ़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। दूसरा जो सवाल आता, जो ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो चाइना का बढ़ता प्रभुत्व है, जिसको कहें कि हाउ टू कोप विद राइज ऑफ चाइना, कि जो उसका एक विस्तारवादी रूप है, उससे हम कैसे एडजस्ट करें, अपने आप को कैसे कोप करें। और वही फिर सवाल आता है कि किन किन क्षेत्रों में, कि भारत का आसियान कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छी एक तालमेल है, लगभग 75 बिलियन डॉलर का ट्रेड है आसियान कंट्रीज़ के साथ में, तो वहाँ पर चाइना का एक अपना प्रभाव है। उस प्रभाव में रहते हुए कैसे भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में अपना एक अच्छा संबंध बना सके। खासकर जब वियतनाम की बात आती है, वियतनाम में हमने एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, म्यांमार में हमने एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे हमको चाइना का एक हार्ड कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे कि कैसे चाइना के साथ हम कोप करें, वही बात लागू होती है जब हम पश्चिमी एशिया की तरफ जाते हैं। पश्चिमी एशिया में जहाँ पे आप देखते हैं कि सऊदी अरबिया के साथ भारत की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और उसको लेके पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के रिश्तों में कुछ तनाव देखने को मिल रहा है। लेकिन जो तीसरी बात, जो मैं महत्वपूर्ण बात, तीसरा जो ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव दक्षिणी एशियाई कंट्रीज में है, तो उसमें भारत कैसे दक्षिणी एशियाई कंट्रीज के साथ में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है, कैसे अपनी नेबरहुड पॉलिसी को मजबूत कर रहा है, वो भारत ने कई लेवल पे भारत ने परिवर्तन किए हैं, सुधार किए हैं। ये लगभग 1990 से ही पर्टिकुलरली जो गुजरात डॉक्ट्रिन से शुरू हुआ और मनमोहन सिंह से होते हुए जब मोदी जी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे आते हैं, तो देखने को मिलता है कि हमने दक्षिणी एशिया के देशों से संबंध सुधारने के लिए महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लिए हैं। और खासकर आप जब कहेंगे कि जिस तरीके से मोदी जी भूटान गए, नेपाल गए, प्रायोरिटीज दिया, जिस तरह से स्ट्रेंथन करने की बात है और सार्क को साथ लेकर चलने की बात है, एशियान का आपने जिक्र किया, वो तमाम चीज़ें हैं। और क्योंकि सऊदी का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तो मुदस्सर कमर साहब, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए एक पार्टनरशिप हुई और क्योंकि इकॉनमी एक बड़ा फैक्टर होता है, उसी को लेकर मेरा सवाल रहेगा। सऊदी और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 20 अरब डॉलर की कहा गया कि एक पार्टनरशिप वहाँ पर डेवलप हुई, और उसके कुछ ही दिन बाद यानी 5 अगस्त 2020 को, अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले, जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का सऊदी के खिलाफ जिस तरीके से बयान दिया गया, उसके बाद में जो जिस तरह से डेवलपमेंट हुई, बयानों से पलटने से लेकर तमाम बातें हुई, लेकिन उस सब को अगर देखें तो वो इंडियन पर्सपेक्टिव में हम वो जो रिलेशनशिप एक चल रहा था और उसमें जिस तरीके का डेंट है, उसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी अगर रिसेंट दिनों में देखें तो पाकिस्तान और सऊदी के जो संबंध हैं उसमें थोड़ा स्ट्रेन आया है, थोड़ी तनाव थोड़ा आया है। और जैसा कि संजय सर पहले बता रहे थे कि इससे भारत के जो संबंध पश्चिमी एशियाई देशों से, ख़ास करके सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई से जो संबंध बढ़े हैं, वो पिछले 6 सालों में काफ़ी अच्छे हो गए हैं। पहले सिर्फ ये होता था कि इकोनॉमी पे फोकस होता था, अभी स्ट्रैटेजिक टाइज, जिसको हम ये कहें कि सिक्योरिटी की चीज़ें ले लें या डिफेंस की चीज़ें ले लें या फिर हम काउंटर टेररिज्म की बात करें, इन सब चीज़ों पे काफ़ी अच्छे संबंध हो गए हैं पहले के मुकाबले में। अब जहाँ तक पाकिस्तान और सऊदी अरब की बात करें तो ये एक बहुत ही 2 ऐसे देश हैं जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये बहुत ही घने ताल्लुकात हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, जैसे 2015 में जब यमन पे सऊदी और यूएई ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया था, तो पाकिस्तान से भी कहा था ज्वाइन करने के लिए। उस वक्त पाकिस्तान ने, नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी, उन्होंने मना कर दिया, तो थोड़ा सा उस वक्त एक तनाव आया कि अच्छा क्यों मना कर दिया, क्योंकि मिलिट्री ताल्लुकात बहुत ही घने ताल्लुकात हैं। तो उसके बाद फिर अभी रिसेंटली ये कश्मीर का जो मामला आया है, जो कश्मीर में भाई हमारी जो जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसमें पाकिस्तान ने हमेशा से टेररिज्म के इश्यूज को लेके, तो इंडिया इस बात को लेके अब अंतर्राष्ट्रीय
जो देश हैं और पश्चिमी एशियाई देश भी हैं, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं राइट कि हम जो कर रहे हैं कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे हैं। जो टेररिज्म की पाकिस्तान वहाँ से टेररिस्ट भेजता रहता है, उसको हमें कंटेन करना पड़ता है, इसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। और इस बात को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे अपने देशों से, ऐसे देशों से जिनके उनके संबंध अच्छे हैं, उनके पास ले जाके ये कहना चाहता है कि जो भी इंडिया कर रहा है कश्मीर में वो गलत कर रहा है, जिसको पहले हमारी ये कह लीजिए कि उतने ताल्लुकात अच्छे नहीं थे तो ये देश हमारी बात उतनी समझ नहीं पाते थे। अब वो हमारी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और पाकिस्तान ये चाहता है कि सऊदी अरब जो है OIC में, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उस पे कश्मीर के मुद्दे को उछाले। सऊदी अरब जो है लीडरशिप एक पोजीशन में है, जो कहते हैं कि इस्लामी मुल्कों में, तो वो इन मुद्दों को उछाले वहाँ पे। और इंडिया कहता है कि भाई आप अगर देखें तो हम कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे हैं, तो वो अब हमारी बात समझ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मतलब स्ट्रेन रीजन है अभी के समझ स्ट्रेन रहे के हैं लिए। मुदस्सिर कमर साहब, वो ये कह रहे हैं कि इनका इंटरनल इशू है, लेट देम हैंडल। और जब हम अपने स्तर पर कर रहे हैं और हम जिस तरह से इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और बिगेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और एक तरीके से हमने इस्टेब्लिश किया है अब अपने आप को धीरे धीरे उस लिहाज से कि जो हमारे अंदरूनी मामले हैं, कम से कम उसमें OIC जैसी जो सुनील लालजी संस्थाएं हैं वो उस तरह से नहीं इंटरवीन करना चाहती हैं। और क्या इसमें हमारी उस फॉरेन पॉलिसी को हमें और ज़्यादा बारीकी से देखना होगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हम इसमें कह सकते हैं? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देखिए वो एक तरह से स्टैटिक है, लेकिन बावजूद उसको स्टैटिक चीज़ को उस तरह से मूव करना कि फेवरेबल वो हमारे लिहाज से हम उसको देख पाएं, ये कितना बड़ा चैलेंज होता है और अभी हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं? इसी मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा और मैं कहना चाहूँगा। और काफ़ी स्ट्रैंड्स हैं और काफ़ी इंटरलिंकिंग चीज़ें हैं। अब आप पाकिस्तान का जो मुद्दा है सऊदी अरेबिया के साथ, 370 के बाद बहुत प्रेशर आया पाकिस्तान आर्मी और प्राइम मिनिस्टर पे कि आप कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। और जब पाकिस्तान ने देखा कि सऊदी अरेबिया इतनी सारी अर्थव्यवस्था के लिए इकोनॉमिक एक्सचेंजेस इंडिया के साथ भी कर रहा है और कश्मीर पे इतना ज़्यादा नहीं बोल रहा है, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब इस्लामिक लीडरशिप जो है, टर्की ये रोल प्ले करने के लिए तैयार है। तो सऊदी अरेबिया की जगह पाकिस्तान अब टर्की की तरफ देखने लगा। और ये जो पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने जो कहा, उसके बड़े रेपरकशंस भी हुए, क्योंकि सऊदी ने फिर वो लोन जो है खारिज कर दिया और फिर ऑयल पे भी उन्होंने डील आगे के लिए बंद कर दी। तो इसमें जो है, जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, एक नैरेटिव तो ये है कि इज़राइल को कैसे सेफ रखा जाए, और उसके लिए UAE और इज़राइल के साथ जो ये अभी डील हुई है, अमेरिका ने जिसे ब्लेस किया है, वो ये है कि अब आप मतलब कि इज़राइल सेटलमेंट्स पे रुक जाइए और फिर आगे आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो जाएगी। एंड और जो मॉडरेट कंट्रीज़ हैं वो आपको मतलब आगे रास्ता दिखाएंगी। अब देयर इज़ अ काउंटर नैरेटिव जिस पे आप देख रहे हैं कि ईरान भी है, टर्की भी है, और पैलेस्टीनियंस तो अब इस डील को सेल आउट मानते हैं। अब पूरे वेस्ट एशिया में ये आगे चलने के लिए there is going to be some sort of a change and we will see that जो पहले जो होता था अब वो नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर और भी चर्चा की जा सकती है। अब इंडिया का रोल क्या है इसमें? जैसे मैंने कहा, देयर आर व्हील्स बिटवीन व्हील्स, और इंडिया की रिलेशनशिप्स ऑलमोस्ट एवरी इम्पोर्टेंट प्लेयर के साथ बहुत अच्छी हैं। ईरान के साथ भी बहुत अच्छी हैं, और इज़राइल के साथ भी बहुत अच्छी हैं, UAE के साथ भी, और सऊदी के साथ भी बहुत अच्छी हैं। इसलिए कि हम नहीं समझते कि ज़ीरो सम गेम हो सकता है, और हमारे लिए तो इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और बहुत सारे मुद्दे कोऑपरेशन में हैं, और हम चल रहे हैं आगे। और
क्योंकि ये देश इंडिया को थ्रेट नहीं समझता, इसलिए हमारे लिए तो, हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए तो बहुत एडवांटेजेस भी है। और बाद में आगे जाकर के ऐसा समय भी आ सकता है जब वो देखें कि इंडिया ही कोई न्यूट्रल रेफरी के तौर पे इन देशों को साथ ला सके। तो इसलिए आई थिंक हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे जाने के लिए। संजय भारद्वाज जी, आप इससे ये समझना चाहूँगी कि जैसा सुनील लाल जी भी कह रहे हैं कि जो आगे हम देख सकते हैं वो डायमेंशंस के तौर पर, ग्रोथ के तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बावजूद उसके क्योंकि सऊदी का हम जिक्र कर रहे हैं तो सऊदी का जिक्र, सऊदी अगर माइनस पाकिस्तान और एडिशन के तौर पर इंडिया, ये अगर एक कोलैबोरेशन हो रहा है तो इसमें आप जो इमर्जिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसका रोल प्ले कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कमर साहब से शुरुआत करूंगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो पहले जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, खासकर सऊदी अरबिया और यूएई, जो भारत को एक नहीं समझ पाते थे, कश्मीर के मुद्दे को नहीं समझ पाते थे और पाकिस्तान की आंखों से देखते थे, वो उसमें, उस एटीट्यूड में, उस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। लेकिन इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लाल साहब ने भी बताया और मैं उसमें दो बात जोड़ना चाहता हूं कि बेसिकली क्या हो रहा है कि एक न्यू कोल्ड वॉर एक शुरुआत हो रही है, खासकर चाइना और अमेरिका के बीच में डिफरेंट इश्यूज पे। तो उसमें कोशिश ये की जा रही है चाइना के द्वारा कि एक अल्टरनेटिव इस्लामिक डिस्कोर्स और डायलॉग, मैं पाकिस्तान पूछ रही हूँ आपसे, और पाकिस्तान और सऊदी अरब, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सिर्फ बिजनेस है या कुछ और है उसमें? नहीं, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही है अदर देन सऊदी अरबिया। और उसमें कोशिश ये की गई कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, खासकर मलेशिया, जिसमें आप पाकिस्तान, आप ईरान एंड टर्की, इन कंट्रीज़ को कैसे एक साथ लाके एक सऊदी अरबिया के साथ में एक के अल्टरनेटिव एक डिस्कोर्स खड़ा किया जाए। उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से भी बात की। मैं बात कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरबिया आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए चाइना और सऊदी अरबिया दोनों उसकी फॉरेन पॉलिसी की रीढ़ की हड्डी हैं, कि जहाँ पर पाकिस्तान की इकोनॉमी और स्ट्रेटजिक कंस्ट्रक्ट की बात है तो वहाँ चाइना एक फैक्टर है, लेकिन जहाँ पॉलिटिकल और आप आइडियोलॉजिकल सपोर्ट की बात है वहाँ पे सऊदी अरबिया बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स, कमर साहब ने भी कहा, एक के रूप में खड़ा किया जा रहा है, और जहाँ पे पाकिस्तान ने आखिर में मना कर दिया था इस्लामिक समिट में जाने के लिए, तो सवाल ये आया कि किस तरीके से पाकिस्तान सऊदी अरबिया के साथ में एडजस्ट करे, ठीक है। और उसमें वो एक तरीके का डिस्कोर्स कश्मीर को लेके कि भाई आपने ओआईसी समिट में भी बात नहीं किया, दूसरा कि ये कई तरीके का मामला चला। लेकिन पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के साथ में इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी है, कि आज तक जो सऊदी अरबिया को पाकिस्तान मिलिट्री सपोर्ट भी देता रहा है, और वो कहीं ना कहीं खटाई में दिखाई दिया सऊदी अरबिया को। तो सऊदी अरबिया ने एक स्टैंड लिया कि आप हमारा जो $6.2 बिलियन का जो लोन दिया है, जिसमें $3 बिलियन का क्रूड ऑयल का उधारी है, उनको मिला के आप हमारा रिटर्न कीजिए। और वहां पे फिर चाइना एक फैक्टर के रूप में उभर के आया। तो कहने का मतलब ये है कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। वहां पे अमेरिका, चाइना एक तरफ एक पार्टी है, दूसरा ईरान एंड इजराइल दूसरा पार्टी है। वहां पर पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के रिश्ते डिफाइन हो रहे हैं, और भारत वहां पे बहुत एक अच्छी पोजीशन में उभर के आ रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर जो गल्फ कंट्रीज हैं और जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं, वो भारत के नैरेटिव्स को, खासकर कश्मीर के मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, और बहुत अच्छे सुलझे रूप में भारत ने कश्मीर में अपनी स्थिति को मजबूत किया। अब बात यह है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहां पे चाइना अतिक्रमण का ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, वहां आप कैसे अपने आप को और स्ट्रॉन्गर रूप में आप भारत अपनी प्रेजेंस बनाता है, वो उसके लिए सऊदी अरबिया
के साथ पार्टनरशिप जरूरी है जो मोदी जी ने डेवलप की, और उसके साथ अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम उस लिहाज से इसको समझ सकते हैं कि हम तो बहुत ही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुदस्सिर कमर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान को फिर क्या हो रहा है? पाकिस्तान ये कॉन्फिडेंस कैसे ले पा रहा है कि वो आइडियोलॉजिकली अगर देखें तो सऊदी अरब के साथ उनका तो बहुत पुराना रिश्ता है, वो कहाँ से ये अब ये सोच पा रहा है कि ये रिश्ते खराब कर सकते हैं? वो कॉन्फिडेंस कहा जाए इसको, गलती कहा जाए इसको, या कहीं से उसको उतना बैकअप मिल रहा है कि वो इस तरह की चीजें इनिशिएट करने की कोशिश भी कर पा रहा है और उसके बाद फिर मुंह की भी खा रहा है और फिर उसके बाद कवर अप करने की कोशिश कर रहा है? जी, बहुत सही आपने सवाल किया है। ये एक्चुअली इसको 3 लेयर्स में देखा जा सकता है। एक तो ये कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान हमेशा से, जब से बना है, हमेशा से इस्लाम को, मतलब रिलीजन को एक फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा, मतलब एक एजेंडा बना के दुनिया में ले जाता रहा है। हमेशा से ये 1947 से चला आ रहा है। और कोल्ड वॉर के टाइम में पाकिस्तान हालांकि यूएस से करीब था, तो उस वक्त भी ये सब चीज़ें काफ़ी बातें होती थी इसके ऊपर, और इन चीज़ों को लेकर उनका ध्यान हमेशा ये रहता था कि किस तरह से इंडिया को या तो नीचा दिखाया जाए या उनकी बुराई की जाए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। सो एक वो चीज़ अब नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान, इंडिया के राइज की वजह से, इंडिया के बढ़ते संबंधों की वजह से। सो वो एक डेस्परेशन है, एक वो चीज़ हमें समझनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ जो कश्मीर का मुद्दा है, जो OIC की बात कर रहे थे, जैसे सर बात कर रहे थे कि OIC को हमेशा से पाकिस्तान ने और बाकी मुल्कों ने भी, फॉर एग्जांपल टर्की, ईरान, पहले के बात कर रहा हूँ, या सऊदी वगैरह, ये लोग हमेशा OIC में कुछ चीज़ों को, जैसे कश्मीर का मुद्दा हो या इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ का मुद्दा हो, ये सब चीज़ों को हमेशा उछाल के ये दिखाने की कोशिश करते थे कि भाई इंडिया में कुछ गलत हो रहा है। तो वो चीज़ भी अगेन पाकिस्तान अब नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात कि वेस्ट एशिया में एक ऐसी, जो सेकंड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, कि वेस्ट एशिया में एक जियोपॉलिटिकल 2010-11 में एक भूकंप कह लीजिए आया था, अरब स्प्रिंग, जिसकी वजह से उसके बाद से एक काफ़ी जियोपॉलिटिकल शार्प, जिसको कहते हैं ना, कंपटीशन शुरू हो गया है। उसमें 3 अलग अलग समझ लीजिए कि पिलर्स हैं। एक तो सऊदी अरेबिया UAE है, दूसरी तरफ ईरान है, और तीसरी तरफ टर्की है। राइट। तो अभी हम जैसे सर बता रहे थे, इजराइल और UAE के जो संबंध बढ़ रहे हैं, सऊदी के भी इजराइल से संबंध बेहतर हो गए हैं पहले के मुकाबले में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इजराइल, UAE और सऊदी अरब एक पिलर हो गया है, और टर्की एक अलग है, ईरान अलग है। टर्की और ईरान ये चाहते हैं कि किसी भी तरह वो सऊदी अरब को बिल्कुल इस्लामी और अरब और पश्चिमी एशियाई जियोपॉलिटिक्स में उनका इन्फ्लुएंस कम कर दें, ताकि इनकी इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। अब पाकिस्तान एक तरह से क्लाइंट स्टेट की तरह आप कह सकते हैं कि है। हर ये तीनों जो हैं, ईरान, टर्की और सऊदी अरेबिया, तीनों पाकिस्तान को एक क्लाइंट स्टेट की तरह यूज़ करते हैं। और अभी पाकिस्तान एक डिस्परेट सिचुएशन में है। ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह या तो सऊदी अरब कुछ करे, या फिर ईरान से रिलेशन बढ़ाएं, या फिर टर्की से रिलेशन बढ़ाएं। अब उसमें ये होता है कि एक से रिलेशन जैसे ही पाकिस्तान बढ़ाने की कोशिश करता है, तो दूसरे उससे खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। जैसे अगर टर्की से करीब अभी रिसेंटली आया है पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा, तो सऊदी अरब ये कहता है कि वाई आर यू गोइंग उनसे ज़्यादा क्लोज। या फिर ईरान से अगर हैं तो देख लें कि ईरान और सऊदी में बहुत ज़्यादा पश्चिमी एशिया में टेंशन है, कई प्रॉक्सी वार्स में वो लोग इन्वॉल्व हैं। तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान डेस्परेशन की सिचुएशन में आप कह सकते हैं। एक पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि वो कंटिन्यू करेंगे इंडिया सेंट्रिक, जिसको कहते हैं, या इस्लाम सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी, या उससे आगे बढ़ के अपने लोगों के बारे में सोचेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो बिल्कुल चरमरा चुकी है। उसकी हालत ऐसी है कि एक कहा जा सकता है कि वो फेल्ड स्टेट के करीब पहुंच चुका है। बिल्कुल। सो अभी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा है, बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन है। और ये एक्चुअली मेरी जो रीडिंग है, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो शायद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, वो शायद ये
कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से उभर कर बाहर आएं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली किस तरह से वो किसके साथ जाएं। आप आए स्टूडियो में। मुदस्सर कमर साहब, बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत शुक्रिया। संजय भारद्वाज जी, सुनील लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त निकाल कर स्टूडियो में आने के लिए, और वो भी इतने टफ टाइम में आप लोग स्टूडियो में आए। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। अपनी राय और सजेशंस आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं, ddurduspecials@gmail.com। तो इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।